नमस्कार पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। बहुत सारी क्वेरीज पेरेंट्स ने भी पूछी है और स्टूडेंट्स ने भी पूछी है। कुछ मेल से पूछी है और कुछ टेलीफोनिकली पूछी है जो स्पेशल 31 बैच लॉन्च होने जा रहा है उनके बारे में। तो उनमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेरीज जो है उसके लिए मैंने ये सेशन लिया हुआ है। तो उन क्वेरीज को मैंने यहाँ पर लिख लिया है, तो अपन उन क्वेरीज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करते हैं। राइट, ओके। तो पहला क्वेश्चन है पेरेंट्स का, स्पेशल 31 बैच इज फॉर विच स्टूडेंट? कौन से स्टूडेंट के लिए स्पेशल 31 बैच लॉन्च किया गया है? तो अभी फिलहाल स्टूडेंट मूविंग टू क्लास 11th, ऐसे स्टूडेंट के लिए ये स्पेशल 31 बैच लॉन्च किया हुआ है। यानी जिसने कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीटेड 10th इन 2025 एंड गोइंग टू 11th। ओके, जिसका या तो स्ट्रीम मैथमेटिक्स है या तो फिर उसका स्ट्रीम बायो है। तो जो मैथ्स वाला स्टूडेंट है वो स्पेशल 31 के जेई एडवांस स्ट्रीम के टारगेट के बैच के ज्वाइन कर सकता है, और जो बायो स्टूडेंट है वो नीट के लिए ज्वाइन कर सकता है। तो इनका टारगेट होगा 2027 की एग्जाम। तो ये 11वीं की और 12वीं की 2 साल की पढ़ाई के साथ प्रिपरेशन जो है वो स्पेशल 31 बैच में रहकर करेंगे। राइट, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए फिलहाल ये लॉन्च किया है। तो फिर कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी आई थी कि सर जो ड्रॉप होल्डर्स है, मतलब जिनका 12th हो चुका है, उन बच्चों के लिए क्या आप ऐसा कोई बैच नहीं लाएंगे? तो अगर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का बहुत ही ज़्यादा प्रेशर रहा तो उस केस में एक बैच लॉन्च हो सकता है आगे जाकर फॉर स्टूडेंट हु कंप्लीटेड 12th इन 2025। तो ये लेकिन अभी फिलहाल अनाउंस नहीं हुआ है। अनाउंस तो केवल यही वाला बैच हुआ है, तो इसके बारे में अभी टेंटेटिव है। ये हो सकता है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स और बहुत ज़्यादा पेरेंट्स का प्रेशर रहा और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जो है वो डेस्टिन्ड है ये बैच चालू करवाने से, तो हो सकता है कि हम इस प्रकार से कुछ सोचे। लेकिन अभी जो हमने कंप्लीट प्रोफार्मा तैयार कर लिया है और उसकी सारी तैयारियां हो चुकी है अप्रैल से बैच स्टार्ट करने की, वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो 11th क्लास में मूव कर रहे हैं, या तो बायो स्ट्रीम के साथ ताकि नीट दे सके 12th के बाद, और या फिर मैथ स्टूडेंट्स के लिए जो जेई एडवांस देना चाहेंगे 12th के साथ। तो जो 11th में भी जाने वाले स्टूडेंट्स हैं वो 11th और 12th ये 2 साल यहां रहकर पढ़ाई करेंगे कोटा में। राइट, अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, वेयर दीज 31 स्टूडेंट्स विल लिव एंड स्टडी? ये स्टूडेंट्स कहां पे रहेंगे और कहां पे स्टडी करेंगे? तो ऑफ कोर्स इन इंस्टीट्यूट हॉस्टल एंड क्लासरूम प्रीमाइस। तो ये हॉस्टल में रहेंगे, तो इस हॉस्टल में ही क्लासरूम अटैच्ड है। तो सेल्फ स्टडी के लिए इनका रूम भी है प्लस क्लासरूम भी है, और सेल्फ स्टडी मॉनिटर्ड होगी जब, तो इस मॉनिटरिंग में वो सब लोग एक साथ बैठेंगे सारे 31 स्टूडेंट्स, और बाकी 31 अलग अलग रूम्स है, सिंगल रूम्स हैं, जिन रूम्स में अटैच लैट बाथ है, खाने पीने की सुविधा है, मेस है साथ में। तो ये सारी सुविधाओं के साथ ये हॉस्टल है और उसी में क्लासरूम भी है। तो पूरा एक ही प्रमाइस है जिसमें वो सेल्फ स्टडी करेंगे और प्लस वहीं रहेंगे। तो इसलिए उस सब के जो कंट्रोल है वो इंस्टीट्यूट के हाथ में, वो अन्वेष एजुकेशन के हाथ में है। तो इसलिए हर चीज की क्वालिटी मेंटेन होगी। राइट, फिर अगला जो क्वेश्चन क्वेरी स्टूडेंट्स की आई थी और पेरेंट्स की आई थी वो ये थी कि व्हाट विल बी द शेड्यूल ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन स्पेशल 31 बैच?
स्पेशल 31 बैच का जो स्टूडेंट है उसका क्या स्केड्यूल रहेगा, वो किस प्रकार से पढ़ाई करेगा, कैसे क्या करेगा। तो देखिए, चूंकि वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट होगा, क्योंकि वो 11th क्लास में आ रहा है, तो इसलिए ऑन द स्कूल गोइंग डे, है ना, एक तो उसका ऐसा दिन होगा जिसमें उसको स्कूल जाना पड़े, और कुछ ऐसे दिन होंगे जिसमें स्कूल नहीं जाना पड़े, दोनों प्रकार की सिचुएशंस होंगी, राइट। तो ऑन स्कूल गोइंग डे, है ना, अगर वो कोटा के स्कूल में यहां रहकर कोटा के स्कूल में एडमिशन लेता है, तो उस सिचुएशन में ऑन द स्कूल गोइंग डे 6 AM वेकअप कॉल है, टी कॉफी, और 7 बजे से 1:30 बजे तक उसको स्कूल जाकर वापस आना है, क्योंकि जनरली स्कूल के टाइमिंग्स 7 या 7:30 बजे से होते हैं, और 12 या 12:30 बजे तक या 1 बजे तक ये एक्सटेंड होते हैं स्कूल के टाइमिंग्स नॉर्मली, राइट। तो वो 1:30 बजे तक वापस आ जाएगा। जाना और आना ये अन्वेष एजुकेशन के कन्वेंस के थ्रू ही होगा, जो अन्वेष एजुकेशन कन्वेंस प्रोवाइड करेगा उसके थ्रू ही उसका जाना आना, स्कूल में जाना स्कूल में आना, ये उसी कन्वेंस के थ्रू होगा, राइट। और इस प्रकार से वो 1:30 बजे तक जब वापस आएगा, तो 1:30 से 3 लंच और रेस्ट का टाइम होगा, उसके लंच कर लेगा और रेस्ट कर लेगा। 3 बजे से उसका फिजिक्स का लेक्चर और सेल्फ स्टडी, है ना, ये ऑफलाइन लेक्चर रहेगा जो मैं कंडक्ट करूंगा। तो फिजिक्स का लेक्चर प्लस सेल्फ स्टडी, और साथ में एक एसोसिएट प्रोफेसर भी रहेंगे, तो मैं और एक एसोसिएट प्रोफेसर हम दोनों मिलकर इसको कंडक्ट करेंगे, फिजिक्स का लेक्चर और सेल्फ स्टडी, जो कि ऑफलाइन कंडक्ट होगा 3 PM से 5 PM, राइट। और फिर इस 2 घंटे के बाद में चाय और स्नैक्स का एक ब्रेक होगा 15 मिनट का। उसके बाद में 5:15 से 7:15 फिर से 2 घंटा अगला सेशन जो है वो केमिस्ट्री का लेक्चर, केमिस्ट्री के एसोसिएट प्रोफेसर और केमिस्ट्री का ऑनलाइन मेन लेक्चर चलेगा, जो मेन प्रोफेसर पढ़ाएंगे वो ऑनलाइन लेक्चर लेंगे, और इस प्रकार से केमिस्ट्री का लेक्चर साथ में एसोसिएट प्रोफेसर रहेंगे केमिस्ट्री के, तो केमिस्ट्री की सेल्फ स्टडी और लेक्चर 2 घंटे के लिए चलेगा, है ना। ये सेल्फ लेक्चर और सेल्फ स्टडी एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि हर दिन लेक्चर नहीं चलेगा, हर दिन सेल्फ स्टडी नहीं चलेगी, क्योंकि कभी जब सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा होगा, चैप्टर पढ़ाया जा रहा होगा, तो लेक्चर डिलीवर करना होगा, और उसके दौरान कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय वो सेल्फ स्टडी का पार्ट हो गया। तो क्वेश्चन सॉल्व करना इज द सेल्फ स्टडी। जो केवल लेक्चर देखना तो उसमें कोई मतलब नहीं है, केवल लेक्चर देखना तो वो तो कोई इंपैक्टफुल नहीं है, लेक्चर के साथ साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का जो टाइम है वो भी इसके अंदर शामिल है, तो इसलिए लेक्चर ऑब्लिक सेल्फ स्टडी है, यानी वो अलग अलग नहीं है, वो उसी दौरान टीचर के सामने बच्चा क्वेश्चन सॉल्व करेगा, उसकी मॉनिटरिंग में क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो इसलिए कहीं गड़बड़ होने की गुंजाइश नहीं है। बच्चा जो है जो खुद क्वेश्चन सॉल्व करेगा, खुद काम करेगा, तो वो चीजों को सीखेगा, खुद करने से ही बच्चा सीखता है, राइट। तो इसलिए लेक्चर भी चलेगा, सेल्फ स्टडी भी चलेगी, वो उसी प्रकार से अरेंज होगा जिस प्रकार से मैं फिजिक्स में ऑफलाइन पढ़ाऊंगा और साथ में बच्चों से काम भी करवाऊंगा, है ना, और मेरे साथ में एसोसिएट प्रोफेसर भी रहेंगे जो बच्चों पर पूरी तरह से कंट्रोल और निगरानी रखेंगे, ताकि कहीं पर भी इधर उधर बच्चा डेविएट ना हो, अपने काम में फोकस्ड रहे। यही हमारा मकसद है, पेरेंट्स का भी यही मकसद है। स्पेशल 31 इसीलिए तो अलग है बाकी सारे प्रोग्राम से, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसकी कोचिंग और सेल्फ स्टडी सब कुछ एक साथ हो रहा है, और वो भी मॉनिटर्ड वे में हो रहा है, तो कहीं पर भी बच्चे को इधर उधर माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कोई स्पेस ही नहीं है, राइट। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। फिर 5-10 मिनट का ब्रेक हो सकता है, ताकि वो थोड़ा सा वॉशरूम जा सके या पानी वानी पी ले। उसके बाद 7:20 से 9:20 तक फिर 2 घंटे का अगला सेशन उसका मैथ्स वाले स्टूडेंट्स का मैथ्स में, बायो वाले स्टूडेंट्स का बायो में। तो जो जेई एडवांस की तरफ जाना चाहते हैं उनका मैथ्स का सेशन होगा, जो नीट की तरफ जाना चाहते हैं उनका बायो का सेशन होगा। लेकिन ये दोनों स्ट्रीम्स जो है वो अलग अलग प्रीमाइसेस में रहने वाली है। तो जो स्ट्रीम जेई एडवांस के लिए उनका तो जो बिल्डिंग है, उनकी जो प्रीमाइसेस है, उसमें सारे बच्चे मैथ स्ट्रीम वाले ही होंगे, बाकी अलग स्ट्रीम जो बायो वाले स्ट्रीम के बच्चे वो अलग होंगे, उनका पास भी होगा अकोमोडेशन, लेकिन उनका भी रेगुलेशन वैसे ही होगा, लेकिन वो बगल बगल में होंगे, एक ही बिल्डिंग में कॉन्ग्लोमरेशन नहीं होगा, एक बिल्डिंग में एक ही स्ट्रीम के बच्चे रहेंगे। फिर इसके बाद में बच्चा जो है वो
9:20 से रात का डिनर करेगा और अपने फैमिली मेंबर्स को कॉल भी कर सकता है, या कहीं उसको कॉल लगाना है तो कॉल कर सकता है, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। 9:20 से 10 बजे तक आधे पौन घंटे का टाइम उसको मिल जाएगा डिनर के साथ। फिर 10 बजे से 11:30 बजे तक फिर से सेल्फ स्टडी होगी। ये सेल्फ स्टडी में टीचर सामने अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन वहां पर पेपर चेकिंग फैकल्टीज, हमारी जो ऐसी फैकल्टीज हैं जो पेपर चेक करती हैं, जो स्टूडेंट के कॉपीज चेक करती हैं, इस प्रकार की फैकल्टीज और मॉनिटरिंग करने के लिए कुछ लोग रहेंगे, है ना, जो हमारे इंस्टीट्यूट के लोग होंगे, वो मॉनिटर करेंगे कि बच्चे इस दौरान भी सेल्फ स्टडी ही कर रहे हो। तो ये मॉनिटरिंग होगी, लेकिन ये जो स्टडी होगी ये बच्चे अपने अपने रूम में करेंगे, बस रूम का दरवाजा खुला रहेगा उस दौरान, राइट। तो जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनके प्रेमाइसेस में उस समय लेडी स्टाफ रहेगा, ताकि रात में लेडी वार्डन रहेगी और लेडी स्टाफ रहेगा। बॉयज़ जो रहेंगे उनके इसमें मेल स्टाफ रहेगा। तो वो स्टाफ जो है वो मॉनिटर करेगा, इंश्योर करेगा कि वो बच्चे जो है 10 से 11:30 के बीच में पढ़ ही रहे हैं, कोई दूसरा काम नहीं कर रहे हैं, राइट। और वो सेल्फ स्टडी में करना क्या है वो भी टीचर्स उनको पहले से बता देंगे। यानी ये जो 3 सेशंस चलेंगे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथ्स या बायो के, उन सेशंस में स्टूडेंट्स को बता दिया जाएगा कि आपको जो शाम के समय में काम करना है वो काम किस प्रकार से करना है, उसके बारे में भी सारी बातें कवर कर ली जाएगी, राइट। और फिर कुछ ऐसे दिन भी होंगे जब वो स्कूल नहीं जाएगा। जब स्कूल नहीं जाएगा तो वो हॉलीडे का दिन होगा। तो हॉलीडे के दिन यानी संडेज या किसी दूसरे हॉलीडे के दिन, सुबह 6 बजे अगेन वेकअप कॉल होगा, टी कॉफी। 7 बजे से 9 बजे तक पहला सेशन फिजिक्स का लेक्चर और सेल्फ स्टडी का सेशन होगा, राइट। वो लेक्चर ऑब्लिक सेल्फ स्टडी इसलिए लिखा है क्योंकि केवल लेक्चर नहीं होगा और केवल सेल्फ स्टडी भी नहीं होगी, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। जैसी नीड है उस प्रकार से होगा, है ना, बच्चे के प्रोग्रेस को देखते हुए होगा। और लिमिटेड बच्चे, 31 बच्चे ही एक क्लास में, राइट। हम 31 से ज्यादा बच्चे रखेंगे ही नहीं किसी भी क्लास में, तो इसलिए मॉनिटरिंग बहुत परफेक्ट होगी। एक एक बच्चे पर टीचर का और एसोसिएट प्रोफेसर का पूरी तरह से ध्यान होगा। प्रोफेसर का और एसोसिएट प्रोफेसर का पूरा ध्यान होगा कि किस प्रकार से बच्चे काम कर रहे हैं। फिर 9 बजे से 9:30 बजे तक उसका ब्रेकफास्ट चलेगा और 9:30 से 11:30 बजे तक केमिस्ट्री के लेक्चर, सेल्फ स्टडी होगी, राइट। स्कूल वाले दिनों में भी ब्रेकफास्ट उसको यहाँ से सप्लाई होगा, लेकिन वो ब्रेकफास्ट साथ में लेकर जाएगा। और जब स्कूल नहीं होगा, हॉलीडे होगा, तो ब्रेकफास्ट जो है वो 9 से 9:30 बजे नीचे मेस में ही ब्रेकफास्ट कर सकता है, राइट। ओके, तो 9:30 से 11:30 ये 2 घंटे उसका केमिस्ट्री का लेक्चर जो कि ऑनलाइन चलेगा, और सेल्फ स्टडी साथ में एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री के रहेंगे। इसी प्रकार से मैथ्स और बायो के केस में भी मैथ्स और बायो के लेक्चर ऑनलाइन चलेंगे। जो मेन फैकल्टी है वो ऑनलाइन लेक्चर लेगी और वो सामने एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर रहेगा, सामने सारे बच्चे क्लासरूम में बैठे रहेंगे और एसोसिएट प्रोफेसर जो मैथ्स के या बायो के हैं वो घूमते रहेंगे। इसी प्रकार से केमिस्ट्री में भी होगा। तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में वो लेक्चर भी देखेंगे और जहां जहां उनको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, सेल्फ स्टडी करना है, उसके ऊपर ध्यान देना है, तो वो एसोसिएट प्रोफेसर्स की जिम्मेदारी होती है कि वो उनसे वो चीज़ करवा ले। तो इस प्रकार से पूरा मॉनिटर्ड वे में काम चलता रहेगा, राइट। और फिर 1:30 से 3 बजे तक फिर से लंच और रेस्ट रहेगी, और 3 बजे से 5 बजे के बीच में फिर 3 बजे उठ जाएंगे बच्चे। 3 से 5 फिजिक्स का लेक्चर और सेल्फ स्टडी। ये लेक्चर तो मैं ही लूँगा, मैं रहूँगा, साथ में एसोसिएट प्रोफेसर रहेंगे। 5 से 5:15 तक उनके टी स्नैक्स। उसके बाद में 5:15 से 7:15 केमिस्ट्री का ऑनलाइन मेन फैकल्टी का लेक्चर, और साथ में एसोसिएट प्रोफेसर भी रहेंगे। सेल्फ स्टडी और लेक्चर का कॉम्बिनेशन। इसी प्रकार से 7:20 से 9:20 तक मैथ्स या बायो, अलग अलग जिनकी स्ट्रीम जैसी है उसके हिसाब से। 9:20 से 10 बजे तक डिनर या अपने फैमिली को कॉल करने के लिए उनको टाइम दिया रहेगा। 10 से 11:30 वैसी सेल्फ स्टडी जैसा मैंने पहले बताया था। अब इसमें जो संडेज का दिन है उसमें ये ज़रूर किया जा सकता है कि कभी कभी जब ऐसी डिमांड आएगी तब 5:15 से 7:15 ये जो टाइम है, ये टाइम बच्चों को
फ्री कर दिया जाए, और ये जो केमिस्ट्री का या बायो का लेक्चर, ये जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली इसी स्केड्यूल पर फिजिक्स, मतलब फिजिक्स ही चलेगी इसी स्केड्यूल पर, वो इंटरचेंज हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स के हिसाब से, तो वो थोड़ा सा इंटरचेंज हो सकता है। बाकी कभी ये वाला जो टाइम स्लॉट है इसको फ्री किया जा सकता है, ताकि बच्चे कुछ नेसेसरी परचेसिंग करना है ना, हफ्ते भर के लिए, 15 दिन के लिए, मान लो कुछ साबुन खरीदना है, कुछ टूथपेस्ट खरीदनी है, कुछ बाहर जाके आना है, कुछ और अपने पसंद का कुछ बर्गर खा के आना है, कुछ करना है, तो इस टाइम में वो आसपास जो शॉप्स हैं वहां पर जा सकते हैं, है ना। और उनको जाते समय जो है वो भी पंच करके जाना पड़ेगा कि वो जा रहे हैं, और आते समय भी पंच करके आना पड़ेगा, ताकि काउंटिंग हो सके कि वो जा रहे हैं और वो आ रहे हैं। ठीक बात है। लेकिन इस समय थोड़ा रिलैक्सेशन मिल सकता है, और फिर ये वाला जो पार्ट है वो इस वाले स्लॉट में 10 से 11:30 के स्लॉट में ये वाला पार्ट कंप्लीट होगा। अगर किसी दिन उनको यहां ये अलाउ किया जाए तो यहां का टाइम जो है वो ये इस प्रकार से मैनेज होगा, राइट। ओके, फिर इसके बाद अगली क्वेरी इस प्रकार से आई थी। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये कि चाहे स्कूल डेज हो और चाहे हॉलीडेज हो, किसी भी प्रकार के दिन हो, टाइट स्केड्यूल रहेगा। अब कोई ऐसा पेरेंट्स सोच सकते हैं, बच्चे सोच सकते हैं कि सर ये तो बहुत ज़्यादा टाइट स्केड्यूल है, तो बच्चों को ये टाइट तो रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास केवल 11वीं और 12वीं के 2 साल है, वो भी कम पढ़ने वाले हैं, राइट। और वो जनरली कोर्स सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, उसके ऊपर फुल कंट्रोल लाने के लिए, ताकि हम कंपटीशन में अव्वल आए, उसके लिए फोकस्ड वे में काम करना होता है, तो कहीं इधर उधर भागने की, कुछ और करने की गुंजाइश ही नहीं रहती है। फिर भी हम महीने में एक बार, मंथ में एक बार उसके रिक्रिएशन की व्यवस्था डेफिनेटली करेंगे। वो आगे एक क्वेश्चन आएगा उसके साथ में मैं जरूर समझा दूंगा, ठीक है ना। महीने में एक बार थोड़ा रिलैक्सेशन जरूरी है, वो हम करने वाले हैं, ओके, ताकि जो पढ़ाई से स्ट्रेस अगर बिल्टअप हुआ है तो वो थोड़ा रिलीव हो जाए। ओके, व्हाट अबाउट स्टडी मटेरियल। तो स्टडी मटेरियल का क्या है? तो स्टडी मटेरियल के बारे में मैं कुछ बातें आपको बता दूं कि सबसे हम बच्चों से 3 लेवल पर काम कराएंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज पर हम उसे एनसीईआरटी रीड करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि इन एग्जामिनेशंस का बेस जो बुक लेवल है वो एनसीईआरटी। तो चाहे उसका सब्जेक्ट बायो हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, एनसीईआरटी रीड करना उसके लिए मस्ट है। तो एनसीईआरटी ये सबसे पहला लेवल होगा, ये वो सेल्फ स्टडी करेगा, एनसीईआरटी खुद पढ़ेगा। तो एनसीईआरटी की किताब वो खुद पढ़ेगा, ये हम इंश्योर करेंगे, क्योंकि हमारे पास सेल्फ स्टडी उसके हमारे कंट्रोल में, मॉनिटरिंग में चल रही है। फिर दूसरे लेवल पर हम उसको एक्स्ट्रा बुक प्रिस्क्राइब करेंगे। अब मैं एक्स्ट्रा बुक के नाम यहां पे नहीं ले रहा हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में जानबूझ के नहीं ले रहा हूं, लेकिन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जब यहाँ गैदर होंगे, आएंगे और ये प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे, तो उन्हें बता दिया जाएगा कि कौन सी एक्स्ट्रा बुक्स हैं, और वो बहुत ही सस्ती आती है, कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आती। तो लेकिन ये ज़रूरी होती है, जैसे फिजिक्स में एक एक्स्ट्रा बुक ज़रूरी होती है, मैथ्स में एक एक्स्ट्रा बुक ज़रूरी होती है, केमिस्ट्री में एक एक्स्ट्रा बुक ज़रूरी होती है, ऐसे ही बायो में भी। तो इस प्रकार से ये एक्स्ट्रा बुक जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये स्टूडेंट जो है वो खुद परचेज करेंगे, है ना। स्टूडेंट्स हैव टू परचेज, स्टूडेंट्स विल परचेज फ्रॉम आउटसाइड। यहाँ पर आसपास बहुत सारे, जहां वो रह रहे हैं उसके आसपास बुक स्टॉल्स वगैरह हैं, हम बता देंगे, तो वो परचेस कर लेंगे, और बहुत सस्ती आती है, एनसीईआरटी की बुक्स तो बहुत ही सस्ती आती है ना। बाकी ये हम सॉल्व कराने की, उसके थ्रू गो थ्रू होने की मॉनिटरिंग हम लोग करने वाले हैं कि ये वो करें, और उसके बाद वो थर्ड लेवल पर स्टडी मटेरियल प्रोवाइडेड बाय अन्वेष एजुकेशंस। जो हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा मटेरियल, उस मटेरियल को भी वो सॉल्व करेगा, वो थर्ड स्टेज है। तो इस प्रकार से 3 लेयर्स में उसकी स्टडी होगी, और ये सब हम मॉनिटर करने वाले हैं, राइट। और स्टडी मटेरियल के अलावा कुछ लोगों ने पूछा था कि व्हाट अबाउट फैकल्टी एंड टीचर्स। तो फैकल्टी में मैं तो फिजिक्स खुद ही पढ़ाऊंगा,
प्लस एक एसोसिएट प्रोफेसर होगा, और साथ में एक कॉपी चेकिंग फैकल्टी भी होगी। तो इतना स्टाफ तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा, और ये सब कैलिबर वाले लोग हैं जो इवन बच्चे के डाउट्स भी हैंडल कर सकते हैं। ये भी बच्चे के डाउट्स हैंडल कर सकते हैं, तभी तो वो कॉपी चेक कर सकते हैं, और ये भी बच्चे के डाउट्स अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं, बल्कि ये तो मेरे ही अंडर में ट्रेन हुए हैं, है ना। तो एसोसिएट प्रोफेसर जो फिजिक्स के हैं, उनका और मेरा साथ लगभग 15-16 साल का उनका साथ है मेरा। उन्होंने मेरे साथ ही वो ग्रो हुए, जैसे जैसे हम आगे बढ़े, कोटा में पढ़ाया हमने, तो मेरे साथ ही वो ग्रो हुए हैं। तो इसके बाद में केमिस्ट्री में एक मेन फैकल्टी होगी, जिनका हम नाम डिस्क्लोज अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये अपनी ऑनलाइन सेवाएं जो है वो देंगे। और ये जरूर बता दें कि केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो में जो मेन फैकल्टी होगी वो उस जमाने से पढ़ा रही है और उनके साथ पढ़ाया हुआ है, जिनका नाम आपने सुना हो, वीके बंसल सर। कोटा की पहचान दिलाने वाले अगर कोई टीचर, कोई शख्स हैं जिन्होंने टीचर्स को भी डेवलप किया और स्टूडेंट्स को भी डेवलप किया, उनका नाम है वीके बंसल सर। तो उनकी अब डेथ हो चुकी है, लेकिन वीके बंसल सर के जमाने में जो डेवलप हुए टीचर्स, उन्हीं टीचर्स में से रिनाउंड टीचर जो है वो मेन फैकल्टी के रूप में केमिस्ट्री और मैथ्स के रूप में उनको मिलेंगे, जो ऑनलाइन लेक्चर्स लेंगे। इसके अलावा हम ये भी मेक श्योर करेंगे कि वो बीच बीच में उनको जब भी समय मिले, क्योंकि वो रहते तो कोटा में ही हैं, तो बीच बीच में जब भी वो समय मिले तो बच्चों से मिलने वो आते रहेंगे। ओके। और इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर एक रहेंगे और एक कॉपी चेकिंग फैकल्टी भी रहेगी, और ये भी उतनी इक्विप्ड रहेगी कि वो बच्चों के डाउट्स भी हैंडल कर सके। तो इस प्रकार से केमिस्ट्री के लिए, और इसी प्रकार से मैथ्स या बायो स्ट्रीम के लिए। मेन फैकल्टी ऐसी जिन्होंने बंसल सर के जमाने में उनके साथ ग्रो होकर सीखा है, उनके सानिध्य में सीखा है, उनके वरदस्त में सीखा है, ऐसी फैकल्टी के लेक्चर्स हम ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड कराएंगे बच्चों को। और प्लस एसोसिएट प्रोफेसर और एक कॉपी चेकिंग फैकल्टी। अब इसके अलावा, इन सारे क्वेश्चंस के अलावा एक मैं अपनी तरफ से बात जोड़ देता हूं, जो मैं समझाना चाहता हूं कि मैं स्पेसिफिकली इस बात पर विशेष ध्यान रखते हुए ये प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूं कि बच्चों को ज्यादा फैकल्टीज का इंटरेक्शन ना मिले। आपको ये बात बहुत अटपटी लगेगी, पेरेंट्स खास तौर पे सोचेंगे ये क्या चल रहा है, ऐसे क्यों बोल रहे हैं सर। लेकिन अगर आप ध्यान से मेरी बात सुने तो समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या इसके पीछे आइडियोलॉजी और लॉजिक है। देखिए, किसी भी बड़ी कोचिंग में आप जाते हैं तो वो अपनी यूएसपी, जो अपनी यूनिक सेलिंग पोजीशन बताते हैं, वो यही बताते हैं कि हमारा यूएसपी है कि हमारे पास फिजिक्स की इतनी फैकल्टीज हैं, केमिस्ट्री की इतनी फैकल्टीज हैं, मैथ्स की इतनी सारी फैकल्टीज हैं। यही रीजन है कि ज्यादातर बच्चे वहां पर सक्सेस नहीं प्राप्त कर पाते। यही रीजन है। टू मेनी कैप्टन्स इन अ बोट टेक्स यू नोवेयर। अगर एक शिप पर, एक बोट पर, एक नाव पर एक से ज्यादा कैप्टन्स अवेलेबल है तो वो नाव किसी दिशा में नहीं जा पाती, बल्कि वो डूब जाती है। यही बच्चों के साथ में आज ज्यादातर हो रहा है, क्योंकि एक बैच है जिसमें 200 बच्चे पढ़ रहे हैं। किसी बड़ी कोचिंग का मैं एग्जांपल लूं तो 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, 250 बच्चे एक बैच में पढ़ रहे हैं। आप बताइए, उस 200 बच्चों की बैच में से एक्चुअली सिलेक्ट कितने होते हैं? केवल 20।
राइट, सही है, वो भी मैं बहुत ज्यादा संख्या बता रहा हूं। तो फिर प्रॉब्लम कहां है? जिन जिन बच्चों ने एडमिशन लिया था 10वीं के साथ, 11वीं के साथ, या 12वीं के साथ, या 12वीं के बाद, वो अपने शहर से यहां कोटा में इसीलिए तो भेजे गए थे क्योंकि वो अपने शहर में पढ़ने में अच्छे थे। तो यहां आके ऐसा क्या हुआ कि 200 में से केवल 20 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं और बाकी 180 बच्चे सिलेक्ट नहीं हो रहे। तो वो एवरेज बच्चे होंगे या अबव एवरेज बच्चे होंगे, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है कि टू मेनी कैप्टन्स, और वो सिंक्रोनाइज नहीं हो सकते क्योंकि वो सारे बुद्धिजीवी लोग हैं। आप उनको एक लेवल, एक डायरेक्शन में सोचने पर मजबूर नहीं कर सकते। तो एक बैच में अगर फिजिक्स का टीचर, केमिस्ट्री का टीचर, मैथ्स का टीचर, और कई इंस्टीट्यूट तो ऐसे हैं जहां पर तो हर चैप्टर के साथ टीचर बदलता है, इससे बुरी तो स्थिति और कुछ हो ही नहीं सकती। अगर बच्चा किसी एक टीचर, मैं किसी भी टीचर की बुराई नहीं कर रहा हूं, हर टीचर अपने आप में टैलेंटेड और वहां तक पहुंचा है तो उसने डेफिनेटली कुछ गेन किया है तभी वहां तक पहुंचा है। लेकिन अगर स्टूडेंट किसी एक टीचर को ही कंटिन्यूअस फॉलो करे तो ही तो उसे रिजल्ट मिलेगा। हर टीचर स्टूडेंट की भलाई के हिसाब से ही बात करता है, लेकिन ये बहुत सारे कैप्टन्स हो जाने से कॉन्ट्राडिक्टरी बातें आ जाती है। स्टूडेंट का मन कच्चा है, वो अभी मैच्योर नहीं है हर टीचर की बात को अलग से समझकर और उसमें से जो अपने लिए सही है वो चीज सिलेक्ट करके और बाकी चीज रिजेक्ट करके अपने हिसाब से गोल को परसीव करने के लिए। इतना होता तो कोचिंग ही काहे को आता। तो ये जो एक ही बैच में बहुत सारे टीचर्स लगा देते हैं, यह आपके बच्चे का नुकसान है, फायदा नहीं है। यह आपके बच्चे का सरासर नुकसान है, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। वो किसी एक को फॉलो नहीं कर पाता और इसलिए वो कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में होता है। थोड़े समय में वो पढ़ाई से डिजेक्ट होने लगता है और इसी की वजह से ये सारी नेगेटिव थॉट्स उसके दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं, डिप्रेस होता है, उसको पढ़ाई समझ में नहीं आती। उसका रीजन ही ये है क्योंकि कहीं पर भी डीलिंग होगा टीचर के साथ में, कनेक्ट नहीं बिठा पाएगा तो मामला खराब हो जाएगा। ये स्पेसिफिक रीजन है। और फिर मैं एग्जैक्टली मेरी तरह सोचने वाले टीचर ला नहीं सकता, तो इसलिए मैं स्टूडेंट को एक ही तरह से, एक ही डायरेक्शन में चलाना चाहता हूं ताकि वो सक्सेस लाए। और ये 100% श्योर शॉर्ट फॉर्मूला है, मेरा आजमाया हुआ फॉर्मूला है। मैंने अपने तीनों बच्चों को इसी प्रकार टैकल किया। मैंने उनको किसी दूसरे टीचर के इन्फ्लुएंस में आने नहीं दिया। ये सबसे बड़ा रीजन था उनकी सक्सेस का। मेरे बच्चों के सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन मैं किस तरह पढ़ाता हूं, इस बात पर उनका सिलेक्शन डिपेंड नहीं करता। उनकी खुद की सेल्फ स्टडी जिसकी मॉनिटरिंग मैंने की, हाँ मॉनिटरिंग डेफिनेटली मैंने की, कहीं इधर उधर उनको जाने नहीं दिया। और दूसरा, उनको किसी दूसरे फैकल्टी के इन्फ्लुएंस में आना ही नहीं दिया ताकि बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस ना चले कि ऐसा कर लो, ये ऐसा हो रहा है तो वैसा कर लो। नहीं, एक ही डायरेक्शन में बच्चा यूनिडायरेक्शनली फोकस्ड वे में चलता चले तो टारगेट तक डेफिनेटली पहुंचेगा। ये मेन रीजन है कि मैं केमिस्ट्री और बायो में जो मेन फैकल्टीज है उनके ऑनलाइन लेक्चर्स बच्चों को प्रोवाइड करा रहा हूं। ये मेन रीजन है कि हम हाइब्रिड मोड पर जा रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली मेरी तरह सोच वाले, एग्जैक्टली उसी ओरिएंटेशन वाले टीचर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि दो बुद्धिजीवी एक जैसी सोच वाले नहीं हो सकते। इसका यह मतलब नहीं कि उनकी सोच गलत है, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं ऐसा। अगर बच्चा किसी भी एक टीचर को 100% फॉलो करे, 100% फॉलो करे, तो गारंटी से वो सक्सीड होगा, 101% सक्सीड होगा। ये मेन रीजन है, यही बात है कि मैं केमिस्ट्री और मैथ्स या बायो में उनकी जो मेन फैकल्टीज है उनके ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड कराऊं। लेकिन हाँ, ये डेफिनेट है कि वो मेन फैकल्टीज भी बहुत एक्सपीरियंस्ड है और कोटा में उन्होंने मेरे साथ भी पढ़ा है काफी साल, और वो उस जमाने से हम लोग पढ़ा रहे हैं जब बंसल सर थे और उनके गाइडेंस में डेवलप हुए हैं। तो जिन्होंने कोटा को कोटा ब्रांड क्रिएट किया, जो आज पूरे देश में प्रचलित है, जहां पर भी कोचिंग सिस्टम चलता है वहां एक्चुअली वीके बंसल सर ने जो किया वैसा का वैसा जो है प्रोटोटाइप चल रहा है। तो वो डेवलप जिसने किया, टीचर्स को जिन्होंने डेवलप किया, उनके अंडर डेवलप हुए टीचर्स से ही यहां पर जो है वो वीडियो सेशंस चलेंगे, राइट। और वो सारे बच्चे एक जगह बैठकर बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे तो उनको फीलिंग भी नहीं आएगी कि वो लैपटॉप पे देख रहे हैं ऐसा कुछ। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स हम ये सजेस्ट जरूर करेंगे कि बच्चे के पास अपना लैपटॉप हो, ताकि ये सारे लेक्चर्स हम उनको अलग से प्रोवाइड भी करेंगे तो वो अपने रूम पर भी अकेले भी
सेल्फ स्टडी वाले टाइम में कभी कुछ बात लगी तो डाउट के लिए उसको रेफर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ये जरूर सजेस्ट करेंगे कि वो अपने साथ एक लैपटॉप रखें। इतनी सारी क्वेरीज के अलावा एक क्वेरी जो बीच में मैंने एड्रेस किया था और कहा था कि मैं बाद में समझाऊंगा उसे, कि इतना फोकस्ड वे में अगर बच्चा स्टडी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो फिर उसके रिक्रिएशन का टाइम कहां से निकलेगा। तो हम उसकी टेस्ट का स्केड्यूल जो प्लान करेंगे वो कुछ इस प्रकार से होगा। टेस्ट के बारे में बहुत सारी फैकल्टीज ने बहुत सारी बातें पूछी थी, लेकिन वो क्वेश्चन मैंने जानबूझ के नहीं लिया क्योंकि वो ऐसे ही मुझे डिस्कस करना ही था। इस बहाने मुझे इसके बारे में बात करनी थी, तो मैं टेस्ट के बारे में अपने मन से ही बात करने वाला था, तो मैंने उसका क्वेश्चन नहीं फॉर्म किया यहाँ पे। तो एवरी मंथ one test but not pre-announced। हम टेस्ट को प्री अनाउंस नहीं करेंगे कि इस दिन टेस्ट होगी। ऑल ऑफ ए सडन स्टूडेंट को उसी मोमेंट पर सुबह किसी हॉलीडे के दिन पता लगेगा कि आज उसकी टेस्ट है। मैं इसके सख्त खिलाफ हूं कि बच्चा टेस्ट के लिए अलग से प्रिपेयर करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सभी पेरेंट्स को और स्टूडेंट को इस पर ध्यान देना है। ये जो अलग से टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं और फिर जो स्ट्रीम चल रही है अपनी पढ़ाई की उसको तोड़ देते हैं। अगर संडे को टेस्ट डिजाइंड है तो गुरुवार से या शुक्रवार से जो मेन पढ़ाई चल रही है उस पर से फोकस हटा लेते हैं और अपना पूरा ध्यान, ताकि पेरेंट्स को दिखा सके कि ये नंबर आ गए मेरे। ये टेंडेंसी मैं चाहता ही नहीं। हमें किसी को दिखाने के लिए टेस्ट नहीं, कि टेस्ट हमारा इवैल्यूएशन है, सेल्फ इवैल्यूएशन है कि हमने जितना सीखा उसमें हम कैसे परफॉर्म कर पा रहे हैं। टेस्ट का ये मकसद होना चाहिए। तो टेस्ट दो प्रकार की होंगी, एक तो एवरी मंथ वन टेस्ट होगी, एक प्रकार की टेस्ट होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, इसको इस प्रकार समझे कि एक तो होता है युद्ध, असली युद्ध, यानी असली एग्जामिनेशन। तो नीट वालों की असली एग्जामिनेशन मई में, नीट जब 12th के बाद मई आएगा उनका, तो उस सेशन में है ना 2027 में उनकी एग्जाम होगी। और जो जेई एडवांस वाले उनकी जेई एडवांस्ड और जेई मेंस की एग्जाम होगी जनवरी अप्रैल अटेम्प्ट, और मई में उनकी जेई एडवांस की एग्जाम होगी। यह है युद्ध, असली युद्ध। ये युद्ध से पहले होना चाहिए युद्ध का पूर्वाभ्यास, यानी वो युद्ध जैसा ही होता है। तो वो एक्चुअली मेन टेस्ट होंगी और वो मिनिमम 30 होगी, मिनिमम 30। हम कोशिश करेंगे कि और भी ज्यादा ले सके, और ये सारी फुल सिलेबस टेस्ट होंगी, मिनिमम 30। तो ये हमारे लिए मेजर इंपॉर्टेंस की टेस्ट है, राइट। एक तो ये टेस्ट होगी जो छोटे लेवल पर होगी, लेकिन ये प्री अनाउंस नहीं होगी। प्री अनाउंस क्यों नहीं होगी वो मैंने रीजन बता दिया आपको। प्री अनाउंस्ड होना ही नहीं चाहिए, यानी बच्चा अलग से टेस्ट के लिए प्रिपरेशन ना दे, बस ऑल ऑफ अ सडन उसे पता चले कि आज उसको टेस्ट देना है, 3 घंटे टेस्ट के लिए बैठना, तो उस दिन टेस्ट होगा। और जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन टेस्ट के बाद जब तक ये कॉपी चेक होंगी और ये सब होगा, उसका इवैल्यूएशन होगा, उसको पता चलेगा, तब तक हम रिक्रिएशन करके आएंगे। तो फिर उसके लिए कुछ म्यूजिकल चीजें, और या फिर मंथ में एक बार हम कहीं आउटिंग पे जाएंगे, ताकि एक पिकनिक जैसे हो जाए, 31 बच्चों का ग्रुप जाएगा तो एक मजा रहेगा। तो इस प्रकार से कुछ हम प्लान करेंगे ताकि बच्चे जो है वो थोड़े से रिलैक्स हो सके अपने पढ़ाई के प्रेशर से, और दोबारा नई पढ़ाई के लिए नए जोश के साथ जुट सके। ये मैं उस समय को रिलेट कर रहा था पहले, लेकिन मेरा मेन जो दूसरा बताने का मकसद था, एक मैंने बताया युद्ध, युद्ध के पहले युद्ध का पूर्वाभ्यास, और युद्ध के पूर्वाभ्यास के पहले उसकी ट्रेनिंग। ये 3 फैक्टर होते हैं। सबसे लास्ट में आता है युद्ध। युद्ध का मतलब है एग्जाम, फाइनल एग्जाम। जेई मेंस और जेई एडवांस वालों की जेई मेंस और जेई एडवांस एग्जाम, और नीट वालों की नीट फाइनल एग्जाम। ये युद्ध है। युद्ध के पहले होना चाहिए युद्ध का पूर्वाभ्यास, यानी अगर नीट की एग्जाम युद्ध है तो युद्ध का पूर्वाभ्यास यानी नीट के जैसी टेस्ट देना, वो भी 1 2 3 4 5 6 7 नहीं। आप मैक्सिमम जगह पता कीजिए, लास्ट में फुल सिलेबस टेस्ट मैक्सिमम कोचिंग में पता कीजिए, आपको पता लगेगा 6 से ज्यादा फुल सिलेबस टेस्ट बहुत ही कम जगहों पर होती है। 6 7
इतनी फुल सिलेबस टेस्ट होती है, लेकिन इतनी काफी नहीं है। ये जो फुल सिलेबस टेस्ट है ये कम से कम होना चाहिए 20 फुल सिलेबस टेस्ट होना चाहिए। तो 20 फुल सिलेबस टेस्ट, और ये एग्जैक्टली वैसी होना चाहिए जैसे हमारी फाइनल एग्जाम है। और हम कोशिश करेंगे कि 20 से ज्यादा ही फुल सिलेबस टेस्ट हो, और 100% 20 से ज्यादा ही फुल सिलेबस, लेकिन हम कमिटमेंट 20 फुल सिलेबस टेस्ट का दे रहे हैं, लेकिन देंगे हम इससे ज्यादा फुल सिलेबस टेस्ट। और बच्चा जब ये फुल सिलेबस टेस्ट देगा और हर बार उसका एनालिसिस करेगा, हम जो मेथड बताएंगे उस मेथड से उसके ऊपर काम करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो रीशार्पन होगा और अपनी एग्जाम के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड होगा। युद्ध का पूर्वाभ्यास उसे युद्ध के लिए तैयार करेगा। ये होगा युद्ध का पूर्वाभ्यास, 20 फुल सिलेबस टेस्ट। एट एंड ऑफ सेशन, ये सेशन के एंड में होगी, दैट इज व्हेन स्टूडेंट इज in 12th and final exam is close after completion of syllabus. तो ये युद्ध का पूर्वाभ्यास होगा, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फुल सिलेबस की टेस्ट, और इसी से शार्पनिंग होगी। वो युद्ध में कैसा परफॉर्म करेगा वो ये टेस्ट डिसाइड करने वाली है, राइट? इसके भी पहले लेकिन युद्ध का पूर्वाभ्यास वो ही कर पाएगा जिसने युद्ध के लिए ट्रेनिंग ली हो। तो ये पूरी 11वीं और ये पूरी 12वीं का जो उसका समय है, ये उसकी ट्रेनिंग का समय है। यानी सिलेबस अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए इस दौरान। इसीलिए इस दौरान जो टेस्ट है वो टेस्ट मंथली टेस्ट है, और इसीलिए वो प्री अनाउंस भी नहीं है, क्योंकि वो टेस्ट का इंपॉर्टेंस ही बहुत ज्यादा नहीं है। सिर्फ इतना है कि जितना आपने 1 महीने में सीखा है, आप इवेल्युएट करें, खुद को चेक करें, क्रॉस चेक करें कि हमने जो सीखा है वो हम एग्जामिनेशन में उतार पाते हैं कागज पर या नहीं, एग्जामिनेशन में परफॉर्म कर पाते हैं उस हिसाब से या नहीं, तो कहां कमी रह जाती है। तो अगले महीने में जो हमको काम करना है उस काम में हम क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, बस उसके लिए है वो। लेकिन उस दौरान, उस पूरे दौरान वो ट्रेनिंग ले रहा है, वो अलग अलग चैप्टर सीख रहा है, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझ रहा है। वो कॉन्सेप्ट सीखने पर ज्यादा जोर दे, उस समय वो टेस्ट पर जोर न दे। ये उसके पीछे मोटिव है, और ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है बहुत। आप इस पर ध्यान देंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैक्सिमम कोचिंग्स में, मैक्सिमम जगहों पर स्टूडेंट उन मंथली एग्जाम्स या 20 दिन बाद, 15 दिन बाद होने वाली एग्जाम को ही अपना टारगेट मान लेता है, और उस टेस्ट में परफॉर्म करने के चक्कर में अपने मेन सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग को वीक छोड़ देता है, कमजोर छोड़ देता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर इस पर ध्यान नहीं देता है बच्चा, तो वो फाइनल एग्जामिनेशन में परफॉर्म नहीं कर पाता। और इसलिए आपने ऐसे उदाहरण देखे होंगे कि ये फला कोचिंग में गया, वहां की हर टेस्ट में इसके नीट की एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था, हर टेस्ट में 620 से 650 के बीच नंबर आते थे, लेकिन जब असली में नीट एग्जाम दिया तो 300 नंबर भी नहीं आए। ऐसे ही जेईई मेंस और जेईई एडवांस के कोचिंग्स में जाने वाले बच्चों के साथ होता है। ये क्यों होता है? फिर ये इसीलिए तो होता है, युद्ध का पूर्वाभ्यास और उसके पहले ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग के दौरान आप कुशलता जितनी ज्यादा ला सकते हो, सब्जेक्ट पार्ट में जितना आप परफेक्ट हो सकते हो, वो परफेक्ट होने का काम छोड़कर अगर आप टेस्ट के पीछे भागोगे उस समय, तो गड़बड़ होगी होगी। ये नहीं होने देंगे हम जिस समय उसकी सिलेबस को समझने की बारी है, उस समय उसको फोकस सिलेबस को समझने पर ही रखेंगे। एक एक बात का ध्यान रखेंगे ताकि वो फाइनली अपना गोल अचीव करे। तो ये 2 प्रकार के एग्जाम होंगे, और ऑफ कोर्स इसके अलावा एक बोर्ड पैटर्न की एग्जाम्स की प्रैक्टिस भी दिलाई जाएगी बच्चों को, वो भी एक पार्ट होगा ताकि वो बोर्ड में सही सफलता अर्जित कर सके। वो भी इंपॉर्टेंट है, वहां पर भी परसेंटेज लाना बहुत महत्वपूर्ण है। तो बोर्ड के एग्जाम्स की प्रैक्टिस भी एक अलग फैक्टर होगा और वो भी कराई जाएगी।
तो इस प्रकार से ये टेस्ट की बात होगी। तो इस प्रकार से जो मैं पूरी बात समझा रहा था वो ये कि पूरे 2 साल के दौरान वो अपनी पढ़ाई के कॉन्सेप्चुअल पैटर्न को सही ढंग से अपने अंदर आत्मसात करने की कैपेसिटी क्रिएट करे, ये हम ध्यान रखेंगे। साथ साथ उसका हर मंथ कुछ रिक्रिएशन होता चले, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और फाइनली टेस्ट से उसको रीशार्पन करके और उसको फाइनल एग्जाम के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे। तो ये पूरा स्केड्यूल और प्रोग्राम रहेगा, इस प्रकार से पूरी सिस्टम चलेगी। थैंक यू पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आपने पेशेंटली इतनी सारी बात सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।